हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। आज हम क्लास 11th में यूनिट नंबर 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे। यूनिट नंबर 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और साथ में इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ न्यूमेरिकल्स, साथ में कुछ डेरिवेशंस। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले इसमें जो वर्ड आया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। अब ये क्वेश्चंस की फॉर्म में, जब क्वेश्चन की फॉर्म में ये टॉपिक आता है तो इसी तरह से आता है कि आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसका आप सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड करें। अब सेंटर ऑफ मास अगर हम बेसिक लें तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर हम कहें किसी भी शेप में हो सकता है, उसके अंदर कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं, M1 M2 M3, कई सारे पार्टिकल हो सकते हैं। उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सारा मास, टोटल मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा, इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें मैंने कंसीडर किया और इनका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे सिंपली। m1 एक मास है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। उसके बाद m2 कोई मास है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। इसी तरह से m3 m4 अप टू mn तक जाएंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा rn। सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। टू डायमेंशनल सिस्टम है, उसके अंदर ये इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो अगर हम m1 m2 m इन सभी का एग्जांपल ले रहे हैं तो लेट इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह से ये रोटेट कर रहे हैं। कोई फोर्स लगा m1 के ऊपर, सपोज वो इस तरह से रोटेट कर गया, ऐसा भी हो सकता है राइट साइड पे रोटेट कर जाए। m2 के ऊपर फोर्स लगा, इस तरफ रोटेट कर गया, या इस तरफ लगाएंगे ऐसे रोटेट कर गया। तो ये रोटेशनल मोशन में है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड। ठीक है, जब ये रोटेशनल मोशन में है तो इन सबका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो इनका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा यानी कि r1 चेंज हुआ, r1 के कोरस्पॉन्डिंग v1 चेंज हुआ, v1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इनके अंदर एक्सेलरेशन आएगी। फर्स्ट पार्टिकल r पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का हो सकता है, ये चेंज हुआ तो वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी चेंज हुआ तो वो एक्सेलरेशन बनेगा। इसी को लेते हैं, सपोज फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स आ गया F1, फॉर्मूला आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन dv1 अपॉन dt आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद m1, नाउ d बाई डी मैंने इसमें अलग कर दिया और इस v1 की जगह मैंने लिख दिया dr1 बाई dt, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। ठीक है, तो जब इसको मैंने कंबाइन किया, ये डबल डेरिवेटिव हो गया r1 का, f1 इक्वल m1 d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर। सिमिलरली f2 की तरफ जाएं, अब उसके लिए मास m2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन a2 हो जाएगी। a2 की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगेन ऊपर अगर v1 था यहाँ पे v2 आ गया। जब v2 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी dr2 अपॉन dt, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, वो चेंज हो रहा है। तो f1 का f2 की वैल्यू जो है वो f1 की तरह ही बन जाएगी m2 d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर। ऐसे चलते जाएंगे, सिमिलरली mn तक जाएंगे, जब उसके फोर्स होगा हमारे पास Fn तो उसकी वैल्यू बन जाएगी mn d स्क्वायर Rn अपॉन dt स्क्वायर। अब इन सारे फोर्सेस को अगर हम ऐड कर देते हैं, सारे के सारे फोर्सेस को मैंने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो सम होना चाहिए फर्स्ट का m1 d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे ही सेकंड का हो गया अप टू mn तक चला जाएगा। इसमें डी स्केयर अपॉन डी टी स्केयर हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास ये जो पार्ट है ये बचेगा m1r1 m2r2 प्लस mn यहाँ तक। आफ्टर दैट, अब इन सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कोई सेंटर ऑफ मास होगा, तो मैंने यहाँ पे एक अलग से इसमें पार्ट लिया हुआ है, अलग से एक पोजीशन वेक्टर लिया हुआ है। लेट ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और इनका पोजीशन वेक्टर हम लेट कर लेते हैं कैपिटल आर और साथ में लिख देते हैं सी एम। सी एम रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास, कैपिटल आर हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो अब सिमिलरली
ड्यू टू फोर्स जो इन सारे मासेस के ऊपर अप्लाई हुआ है, जो सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी बदलेगा। अब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिया हुआ है, इसका मतलब ये भी बदलेगा। अगर ये बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिस्टम जो पीछे अभी हमने पढ़ा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि ये आर चेंज हुआ तो वेलोसिटी आएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी यही सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास मूव्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला वो ऐसा बन रहा है कि सबसे पहले आपके पास आता है मास, फिर आप लेते हैं डी स्क्र आर अपॉन डी टी स्क्र। तो यहाँ पे मास मैंने क्या लेना है, मास मैंने लेना है सेंटर ऑफ मास का मास, और सेंटर ऑफ मास का मास होगा वो सारा मास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मास है वो कंसंट्रेटेड है। तो ये टोटल मास हो गया, इंटू डी स्क्र आर अपॉन डी टी स्क्र होता है हर एक के लिए। यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आरसीएम। तो हमारे पास ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड इक्वेशन को आप जो है कंपेयर करें, कंपेयर करने पे इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये वाली राइट साइड इक्वल आ गई। ठीक है, इक्वल होने के बाद इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने आरसीएम निकाल लिया, और आरसीएम हमारे पास बन गया इस तरह से m1r1 m2r2 प्लस mn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn तक जाएगा। तो ये जो है आरसीएम, आर रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर, सीएम इज सेंटर ऑफ मास। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, ये उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, अब अगर टू पार्टिकल्स हमारे पास हो, टू पार्टिकल अगर हम ले तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरह से लाई करेगा, m1r1 m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, इन दोनों का सम आ जाएगा। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं कहीं पे भी, तो उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे लाई करेगा। अब ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो होता है वो एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे ये ओरिजिन है, तो कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर है r1 या r2, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ऐसे होता है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पे r, उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x y। तो हमें सम टाइम क्वेश्चंस के अंदर कोऑर्डिनेट फाइंड करने आ सकते हैं। पोजीशन वेक्टर तो आ ही सकता है, उसका फॉर्मूला आ गया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने आ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम जो है वो इसी फॉर्मूला को, जो भी हमारे पास आया है यहाँ पे जो फॉर्मूला बना था ये वाला, इसी को ही हम यूज करें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द masses of the particles are 100 gram, 150 gram, 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 मीटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीन वर्टिसेस पे तीन मास यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तीन मास है। सपोज आप यहाँ पे m1 ले लो, ये आपके पास इसकी वैल्यू 100 ग्राम हो जाएगी, m1 100 ग्राम हो गया। आफ्टर दैट m2 ये 150 ग्राम हो गया। आफ्टर दैट m3 ये आपके पास हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, तीन मास है, वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं। m1 को मैंने ले लिया, चलो इसके पोजीशन वेक्टर लेंगे, वैल्यू तो ऊपर ले ली है मैंने। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, कैसे लेंगे, सपोज ये आपके पास होगी x एक्सिस इस तरह से, और यहाँ पे ये आप कंसीडर कर लें ये होगी y एक्सिस। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के अपने अपने जो पॉइंट मैंने कंसीडर किए इनके कोऑर्डिनेट होंगे। लेट x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल ले ले आप m2, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे x2 y2। आफ्टर दैट तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है, थर्ड पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 एंड y3। इसका मास आपने कंसीडर कर लिया लेट m3। इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको जो यहाँ पे फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। उसके लिए सबसे पहले ये ओरिजिन है, तो x1 y1 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 0 0 आ जाएगी, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी ये साइड आपके पास, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड जो है वो 0.5 मीटर है। तो m2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x2 x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x2 की वैल्यू होगी 0.5 और y2 की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 0।
m2 के ये कोऑर्डिनेट आ गए। आफ्टर दैट m3, अब m3 के कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो m3 के कोऑर्डिनेट ये होंगे, ये होगा आपके पास x कोऑर्डिनेट और ये जो है ये आपके पास बन जाएगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी y3, ये वैल्यू हो जाएगी x3। x3 के लिए क्या करते हैं, देखिए ये 0.5 है और 0.5 का हाफ है, 0.5 का हाफ, तो x3 हमारे पास हो जाएगा x3, यहाँ पे चलो वैल्यू लिख लेते हैं, x3 इक्वल टू 0.5 का हाफ यानी कि 0.25 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है y3। अब y3 के लिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करें, तो आप दो तरीके के मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। सपोज आपने y3 निकालना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हाइपोटेनस ले लें, यहाँ पे ये बेस आ जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपने निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आ जाएगा। एक तो ये मेथड होता है और एक ये मेथड भी होता है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का ये एंगल या ईच एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री होता है। सपोज आप इसका y3 निकालना चाहते हैं विच इज अवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का रिलेशन आप हाइपोटेनस के साथ ले सकते हैं, बेस के साथ भी ले सकते हैं, दोनों की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। y3 अपॉन h लेता हूँ, जो हाइपोटेनस मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। h की वैल्यू जो है वो साइड है, क्योंकि इस ट्रायंगल की एक साइड है, ईच ट्रायंगल जो है ईच साइड जो है वो 0.5 मीटर है, तो h की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.5। तो h अब ये हमारे पास सबसे पहले ये देख लें, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 60 होता है, तो y3 इक्वल्स टू h इंटू साइन 60। ठीक है, अब साइन h की वैल्यू जो है वो 0.5 है, आप उसको 1/2 भी ले सकते हैं, 1/2 इंटू साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपके पास बन जाएगी √3/2। तो ये हमारे पास ये y3 कोऑर्डिनेट जो है इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है और आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट देखते हैं। x कोऑर्डिनेट के लिए जो पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला था m1r1, उसी में से बनेगा m1x1 m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब m1 की वैल्यू जो भी हो, लेकिन x1 जो है वो 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। m2 की वैल्यू हमारे पास 150 ग्राम है और इसका कोऑर्डिनेट x2 आना है जिसकी वैल्यू 0.5 है, आप 1/2 भी ले सकते हैं, 1/2 ले लिया सपोज मैंने, प्लस m3 और इंटू x3 की वैल्यू 0.5 का हाफ लिया है मैंने, तो 0.5 का हाफ यानी कि 0.25 इसको हमने कंसीडर कर लिया, डिवाइडेड बाय तीनों का मास ऐड कर देंगे, 100 प्लस 150 प्लस 200 ग्राम, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद 150/2 ये आपके पास 75 बन जाएगा, प्लस हाँ m3 की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, m3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 200 ग्राम, तो 200 इंटू 25/100 हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे आपके पास हो जाएगा 450, ठीक है, 75 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 450, ऊपर आ जाएगा ये आपके पास 125 डिवाइडेड बाय 450। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, इस तरह से हो गया ये। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे कोऑर्डिनेट 5/12 मीटर। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला है वो आप ऐसे पुट कर देंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है वो ऊपर किया हुआ है वो आपके पास 450 आ जाना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 आना है, मैंने लिखा नहीं है m1y1, अब y1 की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट 0 आ जाएगा। 150 के लिए जो हमारे पास y2 है वो भी 0 है, ये 0 आ जाएगा, प्लस m3 200 ग्राम इंटू y3 कोऑर्डिनेट √3/4 है और डिवाइडेड बाय ये 450 है, तो y इक्वल्स टू 200, दिस इज 450 इंटू √3/4। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लें। √3/9, ठीक है, अब आप इसको
अलग अलग तरीके से थोड़ा कर सकते हैं। वो इस तरह से हो सकता है कि जैसे ये √3/9 है तो उसको आप 3 × 3 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, इस 3 को ऐसे लिख दिया, इस वाले 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर जो बनेगा दैट इज 1/3√3। तो y कोऑर्डिनेट इस तरह से आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ये आ गया, मीटर में है, तो x और y कोऑर्डिनेट आपने इसके फाइंड करने, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन है 4 पार्टिकल्स हैं इसमें, एक मास है m, एक मास है 2m, एक मास 3m और एक मास 4m। ये सारे के सारे एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, और इस स्क्वायर की साइड आपके पास गिवन है, ए साइड इसकी आपके पास गिवन है। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए करने की कोशिश करनी है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है जी। जो मेथड मैंने अभी अप्लाई किया था सेम मेथड इसमें आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, सिर्फ जो मासेस है वो 4 तक जाएंगे। अभी तक जो मास थे वो 3 तक जा रहे थे, पर ये मास जो है वो 4 तक जाएंगे। नीचे m1 + m2, चलो फॉर्मूला इसका लिख देते हैं वैसे एक जल्दी से। जैसे अगर x कोऑर्डिनेट आया तो वो हमारे पास हो जाएगा m1 + x1 m2 x2 m1 x1 + m2 x2 m3 x3 m4 x4, क्योंकि 4 मासेज हैं तो इनके 4 कोऑर्डिनेट, सॉरी 4 तक ये वैल्यू जाएगी। कोऑर्डिनेट इसके 2 ही निकलेंगे, एक x और एक y, कोऑर्डिनेट यही 2 निकलेंगे। m4 y4 कोऑर्डिनेट लेंगे डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3 + m4, ठीक है जी। इनका यूज करेंगे, आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m जिसकी लेंथ l है लाइज एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रोड। आपके पास एक रोड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ कैपिटल L है। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए कंसीडर करते हैं, सपोज हमारे पास ये रोड है, इसकी लेंथ l है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ, और ये बड़ी थिन रोड होती है, बहुत बारीक होती है। जैसे आपके पास आपका एक स्केल होता है जिसको आप लाइंस लगाने के लिए यूज करते हैं, वो स्केल जो है समझ लो आप ये वही है, उसकी लेंथ l है, आपने उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है कहां पे होगा। पीछे हमारे पास आया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चा। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसी भी जगह लाई कर सकता है, लेकिन जब आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी जगह पे, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे लाई करेगा, वो उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा या उसके सेंटर पे लाई करेगा। जैसे एक सर्कल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, एक सफेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर मास कहीं भी लाई कर सकता है इसका, लेकिन अब इसका जो है वो हमने प्रूव करना है कि मिडिल पॉइंट पे लाई करेगा और वो आएगा, ठीक है। तो हमने इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया, ये इसका मैंने जो डिस्टेंस है वो dx ले लिया, और इस छोटे पोर्शन का मास मैंने dm कंसीडर कर लिया। अब ये जो स्मॉल पोर्शन है ये लाई कर रहा है x डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। अब इसमें जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेंसिटी सेम होनी चाहिए फॉर द स्मॉल पोर्शन एंड फॉर द होल लेंथ। पूरी लेंथ के लिए और स्मॉल पोर्शन के लिए जो डेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए। डेंसिटी है बेटा हमारे पास मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, ये मास डेंसिटी होती है। मास डेंसिटी 3 तरह की होती है, एक लेंथ वाली होती है, एक एरिया वाली और एक वॉल्यूम वाली, ठीक है। इसमें हमने ये लेंथ वाली ली है, तो dm/dx स्मॉल पोर्शन की आ गई, m/l होल पोर्शन की आ गई, यहां से आप dm की वैल्यू निकाले, ये बन गई। और उसके बाद जब इसका आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो x आ जाता है, अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं यहाँ y आ जाएगा, z कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे z आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सिंपली ये जो dm की वैल्यू आई थी इसको इस फॉर्मूला में आपने पुट कर देना है, यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, तो x एज इट इज आ गया m/l dx। और आपने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है फॉर द होल लेंथ लेना है, ये पूरी लेंथ लेनी है, तो इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम 0 to l, तो m/l इंटू डी एक्स हो गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आके ये अंदर कर लो, x dx रह गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² 2, ठीक है। और उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, x की अपर लिमिट कैपिटल L है, लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, अपर लिमिट पुट करेंगे l² 2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका x कोऑर्डिनेट बना मेरे पास l/2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास
जब हम इसका फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y एक्सिस में उसने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ है, जो सारा उसका लेंथ है वो कवर कर रही है x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर उसका वो स्मॉल पोर्शन जो है वो लाई कर रहा है। इस वजह से इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे हमारे पास x और y l/2 एंड 0। उसके बाद ये हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे हमने इक्वेशंस की थी पहले, लीनियर मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह वाली 3 इक्वेशन की थी, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है बट ये रोटेशनल मोशन में आती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकेंड इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, और थर्ड ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इक्वल्स टू अल्फा थीटा। अब ये सारे हैं क्या, ओमेगा नॉट इसमें बेटा होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आफ्टर दैट अल्फा, जो हमारे पास इक्वेशन में अल्फा यूज हो रहा है, सारी जगह अल्फा आ रहा है, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड उसके बाद थीटा, जो थीटा जिसको हम सिंपल एंगल भी कह देते हैं, वो हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आते हैं, और हमने इसके ऊपर करना है न्यूमेरिकल। तो हमारे पास है क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ओमेगा की बात करें, सबसे पहले आपको कई बार क्वांटिटी पहचाननी होती है न्यूमेरिकल में। अगर तो आपके पास कोई क्वांटिटी दी हुई है रेडियन पर सेकंड में तो वो हो जाएगी ओमेगा, अगर कोई क्वांटिटी दी हुई है रेडियन में वो हो जाएगा थीटा, अगर कोई क्वांटिटी दी है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में वो हो जाएगा अल्फा, रेडियन पर सेकंड, रेडियन एंड दिस। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वांटिटी दी है इसका यूनिट कुछ आरपीएम करके दिया हुआ है, ये भी आरपीएम दिया हुआ है। तो दिस, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, दिस इज आरपीएम, मतलब रोटेशंस पर मिनट। सम टाइम रेवोल्यूशंस में भी आ जाता है, आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट भी हो सकता है, बट यहाँ पे रोटेशंस पर मिनट है, और इसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो गिवन है फ्रीक्वेंसी है रोटेशंस पर मिनट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस फ्रीक्वेंसी की ना दो वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू है। तो इनिशियल जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे नाम दे दे न्यू नोट, फ्रीक्वेंसी को न्यू से नोट करते हैं, इनिशियल को न्यू नोट कर दिया। इसको सबसे पहले आपने आरपीएस में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दिया है तो ये 20 आ जाएगा, दिस इज 20 आरपीएस। आरपीएम था आरपीएस में हो गया। लेकिन यहां से इसका हम फाइंड क्या करेंगे, हम ओमेगा नॉट फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, तो 2 पाई और साथ में हमने वैल्यू पुट कर दी ये, तो ओमेगा नॉट हमारे पास आ जाएगा 40 पाई। आफ्टर दैट अगली जो हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी अगली यूज करेंगे, यानी कि तो उससे जो फाइंड होगा वो पहले इसको 60 से डिवाइड करें, ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा 52 आरपीएस। ठीक है, और यहां से जो फाइंड होगा वो होगा ओमेगा, क्योंकि वो 2 पाई न्यू हो जाएगा, ओमेगा नोट, न्यू नोट से ओमेगा नोट आ गया और न्यू से ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई इंटू 52, 104 पाई। ठीक है, ये दो वैल्यू आपके पास आ गई, एक ओमेगा आ गया, एक आपके पास ओमेगा नोट आ गया। अब करना क्या है, टाइम गिवन है आपके पास 60 सेकेंड, टाइम इज 16 सेकेंड। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा आपको फाइंड करना है। तो देखिए ओमेगा नोट आ गया, ओमेगा हो गया, टी आ गया, अल्फा फाइंड करना है, फर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर यूज करें, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ओमेगा 104 पाई, ओमेगा नोट दैट इज 40 पाई प्लस अल्फा, और जो हमारे पास टाइम है वो है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 64 पाई इक्वल टू अल्फा इंटू 16। तो अल्फा जब हम कैलकुलेट करेंगे 64 पाई डिवाइडेड बाय 16, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा जिससे, तो आंसर बनेगा 4 पाई। अब दिस इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा आया है आपके पास। लेकिन हमें क्या निकालना है आगे, हमें निकालना है हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। जब इस तरह से हो रहा था तो इतने में जब उसके आरपीएम हुए, चेंज हुए फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर व्हील ने कितनी रोटेशन दे दी, कितनी रेवोल्यूशंस दे दी। तो हमने जब रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है बेटा जी, तो उसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई। सबसे पहले ये याद रखें। अब ये अलग से है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट नहीं है, अलग से फॉर्मूला है, लेकिन हमें यहां से पहले निकालना है थीटा। तो यहाँ पे
ये जब अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसमें अल्फा आपके पास प्रेजेंट है, ओमेगा नोट प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है, थीटा आप फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नोट की वैल्यू विच इज 40 पाई इंटू टाइम जो है दैट इज 16 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू आपके पास है 4 पाई इंटू टी स्क्वेयर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब चलेंगे ये बन जाएगा आपके पास 640 पाई प्लस ये कैंसिल करेंगे आपके पास हो जाएगा 2 पाई इंटू 256, ठीक है जी। और 640 पाई प्लस ये हो जाएगा आपके पास 512 पाई, जब आप इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये इस तरह से, तो ये आंसर हो जाएगा 1152 पाई रेडियन, ठीक है। अल्फा में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया था, इसमें रेडियन आ जाएगा। अब निकालना है आपको रेवोल्यूशंस, तो n इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो n इक्वल्स थीटा की वैल्यू आपके पास 1152 पाई है डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, जब ये करेंगे आपके पास तो ये 576, ये आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। कितनी रेवोल्यूशन 16 सेकंड के अंदर बनाई उसने, जब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1152 पाई थी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमने इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का यूज किया और कुछ आंसर निकाले। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपने करना है और सोल्व करना है, ठीक है, और इसका आंसर निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे पास क्वांटिटी है यहाँ पे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आपने सिंपली अभी इसके लिए ये याद रखना है कि जो रोल फोर्स प्ले करता है एक तरह से लीनियर मोशन में, जब हमने मोशन कंसीडर किया था पीछे, तो फोर्स एक रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में वही रोल जो है वो टॉर्क प्ले करता है। टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्वांटिटी लीनियर मोशन में फोर्स के साथ साथ एक और आती है लीनियर मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी टॉर्क के साथ साथ एक और आती है दैट इज एंगुलर मोमेंटम विच इज एल। तो हमने टॉर्क और एल का जो है रिलेशन फाइंड करना है। एल हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे रिलेशन है एक एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसमें एल एंगुलर मोमेंटम है, आर डिस्टेंस होता है, पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो, और पी जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। यहाँ टॉर्क अप्लाई हो रहा हो, आर जो है उसका पोजीशन वेक्टर है, या फोर्स अप्लाई हो रहा है या टॉर्क अप्लाई हो रहा हो, पी जो है वो लीनियर मोमेंटम है, एल मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम है। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले ये हो जाएगा डीएल बाई डी टी। अब इसमें जो है आर और पी दोनों चेंज हो रहे हैं रोटेशन में ना, तो दोनों जब चेंज होंगे तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसके लिए एक प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन आपने इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लिया, इसको आपने सेकंड फंक्शन लेट कर लिया, फर्स्ट एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, ये फर्स्ट एज इट इज था इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर दैट डीपी बाई डी टी आपको पता है फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी अभी यूज किया था, पी की जगह आपने पुट कर दिया एम वी, इधर ऐसे ही चल रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपके पास आया वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, ये जीरो हो गया। तो ये जो आर क्रॉस एफ है, आर पोजीशन वेक्टर मैंने बोला, एफ हो गया फोर्स, ये टॉर्क के इक्वल होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। अगर इसको आप कंपेयर करें, इन दोनों को आप कंपेयर करें इस रिलेशन को, तो ये डी पी बाई डी टी इक्वल टू फोर्स की तरह रिलेशन बना। बस ये डिफरेंस है, ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर मोशन में आती है और ये इक्वेशन हमारे पास रोटेशनल मोशन में आती है, तो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के साथ रिलेशन है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पे जैसे अभी हमने टॉर्क के बारे में थोड़ा आइडिया लिया, एक एंगुलर मोमेंटम का आइडिया लिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी आपने क्या आइडिया लेना है और ये समझना है कि ये क्या क्वांटिटी है और क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये याद रखें कि जो वैल्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि जो रोल हमारे पास मास प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो वहां पे मास का अपना एक रोल होता है। हमारे पास इक्वेशन होते हैं जैसे F इक्वल्स टू एम ए, हमारे पास इक्वेशन है P इक्वल्स टू एम वी, साथ में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। जब ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो मास का अपना रोल होता है। वही रोल रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। जो रोल मास का लीनियर मोशन में
वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में, ये याद रखें। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। हालांकि ये ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर, साइज के ऊपर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस एक्सिस से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालना चाहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे कंसीडर किया m1 m2 mn पार्टिकल है, वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं। सबके अपने अपने पोजीशन वेक्टर हैं r1 r2 अप टू rn, हर एक की अपनी वेलोसिटी v1 v2 एंड vn। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है दैट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स। हाफ m1 v1 स्क्वायर फर्स्ट की, ये सेकंड की, अप टू n तक चला गया। हमारे पास एक रिलेशन होता है बड़ा ही कॉमन सा, v इक्वल्स टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो r1 ओमेगा v1 की जगह r2 ओमेगा v2 की जगह और rn ओमेगा vn की जगह पुट कर दिया। आगे थोड़ा सा सॉल्व किया, स्क्वायर ओपन किया, यानी कि आफ्टर दैट इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और अंदर मेरे पास बचा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और अभी मैंने बोला था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक सिंपल फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, बट ये n पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इस सारे को मैंने लेट कर लिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो फॉर्मूला बना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगेन अगर आप इसको कंपेयर करें, आप इसको कंपेयर करें इस एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से, तो देखें आप ये कह सकते हैं कि जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल जो था, लीनियर मोशन में जो रोल जो है वो मास का होता है, वही रोल रोटेशनल मोशन में इनर्शिया का होता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास अगेन एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1 किलोग्राम। सबसे पहले इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट का मास जो है दैट इज 1 kg, 1 किलोग्राम मास गिवन है। रेडियस गिवन है, रेडियस सर्कुलर डिस्क दैट इज 0.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस तरह से है। ठीक है, ये आपके पास जैसे डिस्क है तो वो एक एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है, इसके अबाउट ये डिस्क जो है ऐसे ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास हो रही है। और जो हमें गिवन है द डिस्क इज मेकिंग 30 अपॉन पाई रोटेशंस पर मिनट, और आरपीएम अभी हमने बात की थी, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, 30 बाय पाई फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हो, और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला देखा है कि रोटेशन दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके इसके लिए दो क्वांटिटी चाहिए, एक आपके पास ओमेगा होना चाहिए, एक आपके पास आई होना चाहिए। और आई जो है वो शेप के ऊपर, साइज के ऊपर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जो आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ इंटू मास 1 kg हो गया, रेडियस 0.2 है, 0.2 का आप स्केयर कर दे यहाँ पे, तो हाफ इंटू 0.2 इंटू 0.2 इस तरह से हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.04, तो जब इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 0.02। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल यूनिट होता है। और उसके बाद आपको चाहिए ओमेगा। अब आप न्यू का यूज करेंगे, न्यू का यूज करके ओमेगा जो है वो फाइंड करेंगे। तो ओमेगा फाइंड करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि न्यू किसमें गिवन है, 30 बाय पाई रोटेशंस पर मिनट, 30 बाय पाई रोटेशंस पर मिनट। तो 2 पाई इंटू 30 बाय पाई और इंटू आपके पास आएगा 60, आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 60 बाय 60 हो जाएगा, आंसर आपके पास बन जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। अब आपके पास ओमेगा आ गया, आई आ गया, आप यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करने में इन दोनों को, तो ये बनेगा हाफ इंटू आई दैट इज 0.02 इंटू ओमेगा स्क्वेयर दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर होगा 0.01 जूल। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई व्हील। अब फ्लाई व्हील आपके पास एक तरह का व्हील हो सकता है सिंपल,
जैसे फ्लाई व्हील जो होता है वो आमतौर पे ऐसे इंजन्स होते हैं ऐसे इंजन्स के साथ कुछ व्हील लगे होते हैं, तो उसमें जो है ये यूज होता है। तो यहाँ पे आपने तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 किलोग्राम हैज ए रेडियस ऑफ 0.2 मीटर, it is making 240 rpm. What is the torque necessary to bring it to rest in 20 seconds? If the torque is due to a force applied tangentially on the rim of the wheel, then what is the magnitude of the force? ठीक है जी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आपके पास मास गिवन है 25 किलोग्राम, रेडियस गिवन है दैट इज 0.2 मीटर, इट इज मेकिंग 240 आरपीएम, दिस इज फ्रीक्वेंसी 240 आरपीएम। इसको फटाफट से हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आरपीएस बन जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है बेटा जी यहाँ पे टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए आपके पास रिलेशन होते हैं, कई सारे रिलेशन होते हैं। आप टॉर्क फाइंड कर सकते हैं टो इक्वल्स टू एफ आर से, ठीक है। टो इक्वल्स टू एक रिलेशन होता है आई अल्फा, वहां से फाइंड कर सकते हैं टो इक्वल्स टू आई अल्फा। तो यही यही यूज करेंगे टो इक्वल्स टू आई अल्फा, क्योंकि आई भी निकल आएगा यहाँ से और अल्फा भी आ जाएगा जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां से। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं आप अल्फा। अल्फा के लिए आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से न्यू गिवन है तो न्यू से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, यानी कि सॉरी न्यू फ्रीक्वेंसी है, इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं। और ओमेगा निकालने के बाद आप वहां से अल्फा जो है वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और भी पॉइंट है कि यहाँ पे हमने फ्लाई व्हील को रेस्ट पे लेके आना है। रेस्ट पे लेके आने का मतलब ये है उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो ऑलरेडी मूव कर रहा है दैट इज ओमेगा नोट, और वो आएगा यहाँ से 2 पाई से, यानी कि न्यू नोट है ये वाला 2 पाई न्यू नोट। तो 2 पाई इंटू 4 ये होगा दैट इज 8 पाई। ठीक है, यहां से अल्फा निकालना है, यूज करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये तो ओमेगा नोट हो गया, ओमेगा आपके पास 0 है, ओमेगा आपके पास 0 है, इक्वल्स टू 8 पाई प्लस अल्फा, और जो टाइम यहाँ पे है दैट इज 20 सेकेंड, टाइम इज 20 सेकेंड। तो अल्फा जब निकालेंगे दैट इज माइनस 8 पाई डिवाइडेड बाई 20। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाई 5। ठीक है, अब निकालते हैं टॉर्क यहाँ से, लेकिन उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील उसका फॉर्मूला आता है हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, हाफ इंटू एम। जो मास है यहाँ पे दैट इज 25 किलोग्राम, 25 इंटू रेडियस 0.2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25 इंटू 2/10 इंटू 2/10, इसका स्क्वायर था, इस तरह से हो गया। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5/10। ठीक है जी, 5/10 हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब निकालना है यहाँ से आपको टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, तो आई 5/10, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू होगी आपके पास -2 पाई बाय 5। ठीक है जी, 5 से 5 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर हो जाएगा -5/5 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा टॉर्क। एक तो टॉर्क निकालना है, और इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स भी निकालना है आपको। तो टॉर्क का एक रिलेशन होता है फोर्स के साथ, टॉ इक्वल्स टू एफ आर। ठीक है, ये यूज करना है आपने। तो टॉर्क यहां से हो जाएगा आपका -π/5 इक्वल एफ इंटू जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है दैट इज 0.2। तो आंसर हो जाएगा एफ इक्वल्स टू -π/5 इंटू 2, और इसका 10 ऊपर आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास -π न्यूटन। ठीक है जी, तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो अप्लाई होता है उसके ऊपर उसकी वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ जायरेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन ये क्या होता है एक्चुअल में, हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, उनका कोई सेंटर ऑफ मास होता है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन।
तो इसका एक्सप्रेशन आपको निकालना है। यहाँ पे m1 m2 mn मास दिए हुए हैं, r1 r2 rn ये डिस्टेंस गिवन है, सबके पोजीशन वेक्टर हैं, जो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से। उसके बाद ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पे सारा मास होता है, के उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, और यही रेडियस ऑफ जायरेशन है। पोजीशन वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, आई वाला अभी हमने यूज किया था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर तक जाएगा। ये सारे मास आपस में अगर इक्वल हो, लेट इक्वल कर दिए हमने, तो सबकी वैल्यू में m1 m2 को मैंने m पुट कर दिया, सारे m पुट कर दिए, और फिर m को मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल इसके अंदर है। तो m इंटू एन जो होगा दैट विल बी टोटल मास, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल है और स्मॉल m हर एक पार्टिकल का मास है, तो ये टोटल मास हो जाएगा, और ये n ऐसे इसके साथ नीचे डिवाइड में रह जाएगा। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हमने अलग अलग पार्टिकल का मास जो है वो यूज किया और उनका डिस्टेंस यूज किया। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का निकालना चाहूँ, तो सेंटर ऑफ मास का टोटल मास m हो गया, बट उसका डिस्टेंस k है, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, तो k का स्क्वायर आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर लेना है, के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो k की वैल्यू रूट में ये आ जाएगी, विच इज अवर रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, विच इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके इक्वल ये आ गया। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास। ये हमने कुछ क्वेश्चंस और डेरिवेशंस को प्रैक्टिस किया यहाँ पे। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसके ऊपर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू।